औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का उन्वान है बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट, हम बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे और इसके पोस्टुलेट्स को आज जानेंगे कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से किस लिहाज से डिफरेंट था, इस पर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि इन 1913 बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच रिमूव्ड द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी कि जितने भी डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताए गए थे या जितने भी डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थे, इस मॉडल ने आके उनको रिमूव कर दिया। और इसके मुताबिक बोहर का जो मॉडल है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करता है और इसने ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सर्टेन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। यानी कि एक मखसूस एनर्जी शेल्स है, मखसूस एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, बेसिकली हम वन बाय वन बात करेंगे पोस्टुलेट्स की और ये देखेंगे कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं, किस तरह से हम इस मॉडल को समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स इसमें मौजूद है। तो स्टूडेंट, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स revolves around nucleus यानी कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन यकीनन न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट, फिक्स्ड वैल्यू होती है किसकी? फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। इसका मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली बात हमें पता चली इसके पोस्टुलेट से वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात हमें पता चली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। फिर हमने कहा कहां पर न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं? हमने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो घूमते हैं, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिनकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है और साथ साथ किसकी वैल्यू फिक्स होती है? क्वांटम नंबर की। जी तो स्टूडेंट, ये एनर्जी से और क्वांटम नंबर से क्या मुराद है? स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये हमारे पास पहला शेल है, आप देख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरा शेल है न्यूक्लियस के गिर्द। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास तीसरा शेल है और इसी तरह स्टूडेंट सो एंड सो फोर्थ जो है वो आगे जो है वो फोर्थ शेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बात ये है कि हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। सपोज करते हैं अगर पहला शेल है तो उसकी एनर्जी हमारे पास E1 है, दूसरा है तो उसकी एनर्जी हमारे पास E2 है, तीसरा है तो उसकी एनर्जी हमारे पास E3 है। इसी तरह स्टूडेंट्स इनका जो क्वांटम नंबर है, यानी क्वांटम नंबर जो बोहर ने अभी लेटर ऑन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले शेल के लिए N1 है, दूसरे शेल के लिए N2 है, तीसरे शेल के लिए N3 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन शेल्स में पाए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मखसूस एनर्जी वाले शेल के अंदर रोटेट करता है जिसके पास फिक्स वैल्यूज हैं। किसकी फिक्स वैल्यूज है? हैविंग अ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। उसकी एनर्जी की और क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो हैं वो फिक्स हैं, मखसूस हैं, कांस्टेंट हैं, आप ये समझ लीजिए। अब स्टूडेंट दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
जिसको आपने बड़े गौर से और बड़े तवज्जो से समझना है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन does not emit or absorb energy। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। हमने कहा कब? व्हेन इट इज प्रेजेंट। When it is present in its shell, जब तक वो अपने शेल के अंदर मौजूद है वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो फिर कब एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स? एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब। एनर्जी इज एमिटेड और absorb only कब स्टूडेंट्स? only when an electron jumps from lower orbit lower to higher and vice versa। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में रहता है इट डज नॉट एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी। तो फिर एनर्जी कब एमिट अब्सॉर्ब करेगा? एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी एमिट होगी या अब्सॉर्ब होगी कब स्टूडेंट्स? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर ऑर्बिट। बात कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द मेरे पास ये पहला शेल है, ये मेरे पास दूसरा शेल है और इसी तरह स्टूडेंट ये मेरे पास थर्ड तीसरा शेल है। अब देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, फिर दूसरे में रिवॉल्व कर रहा है, फिर ये स्टूडेंट्स तीसरे में रिवॉल्व कर रहा है। जब तक ये एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व करता रहता है तब तक इसकी अपनी एनर्जी फिक्स रहती है। इसे ना ये एनर्जी एमिट करता है ना ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट फिर एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब कब होगी? स्टूडेंट एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब तब होती है जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे, कहां से? लोअर से हायर में, यानी कि ये N2 से निकले और N3 में आ जाए। यानी N2 से अगर N3 में आ जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लोअर से हायर में आया, और अगर ये हायर से मतलब आप कह रहे हैं कि N3 से N1 में आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जंप किया हायर टू लोअर, तब स्टूडेंट्स एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब होगी। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट हमारा पोस्टुलेट्स का ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो अपने शेल में रिवॉल्व कर रहा है दैट डज नॉट एमिट द एनर्जी, दैट डज नॉट अब्सॉर्ब द एनर्जी एंड इट रिमेन्स रिवॉल्विंग इन इट्स ओन शेल विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे बात को लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब कब होती है और एनर्जी एमिट और अब्सॉर्ब कैसे होती है। तो स्टूडेंट देखिए बात ये है कि थर्ड जो पोस्टुलेट हमारा वो ये कहता है कि एनर्जी, अब दो बातें हैं, एक अब्सॉर्ब कब होगी और एमिट कब होगी। एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from lower orbit to higher। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा थर्ड पोस्टुलेट है कि एनर्जी जो है, ये पहला उसका पॉइंट है, एनर्जी अब्सॉर्ब कब होगी। तो हमने ये स्टडी किया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट। इसका मतलब स्टूडेंट जैसे मैंने मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के गिर्द ये हमारे पास फर्स्ट शेल है,
फिर ये हमारे पास सेकंड शेल है, और फिर हमारे पास ये थर्ड शेल है। अब देखिए इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सेकंड शेल में, यकीनन फर्स्ट में भी है, थर्ड में आप कह लेंगे अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर आना चाहते हैं सेकंड शेल से थर्ड शेल में। अब जरा तवज्जो कीजिए, बताना ये चाहता हूं कि एनर्जी ऑब्जॉर्ब क्यों होती है। स्टूडेंट देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मौजूद है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अब आप किसी चीज को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना चाहते हैं, इसका मतलब है यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। क्यों? ताकि इस अट्रैक्शन को ओवरकम किया जा सके जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान। इसका मतलब है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर शेल में ले जाएंगे, ये आपके पास N2 है और ये आपके पास N3 है, जब आप N2 से N3 में लेके जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होगी? एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड। अब दूसरा इसका इसी पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट स्टूडेंट देखिए, वो क्या है? एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड कब स्टूडेंट एमिट होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, जब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से? जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट। स्टूडेंट हायर ऑर्बिट से वो जंप करता है और कहां जंप करता है? टू लोअर ऑर्बिट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारा दूसरा, इसका थर्ड पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट था कि एनर्जी जो है इट इज एमिटेड। हमने कहा कब एनर्जी एमिट होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करे, कहां से? फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है स्टूडेंट्स, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। व्हाई दिस एनर्जी इज रिलीज्ड? लेट्स टेक अ लुक। सो स्टूडेंट हमारे पास ये यकीनन जैसे हमने पहले बात की, दैट इज एन न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स। आई एम फॉर्मिंग वन पार्ट ऑफ द शेल ताकि आप इसको बात को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकें। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये शेल्स हैं, इनमें हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास वैसे ऐसे हो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात को समझने के लिए कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ये थर्ड शेल से, ये न्यूक्लियस से दूर है और ये सेकंड शेल में लेकर आता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इस तरह से जब एक्स रेज फॉल करवाते हैं तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक नॉकआउट हो जाता है तो उसकी जगह पर हायर शेल से लोअर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जगह लेता है, जिससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये फिनोमेना पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, कहां से? फ्रॉम हायर शेल टू द लोअर शेल। इसका मतलब क्या हुआ? पहले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहां पर कम थी, न्यूक्लियस से दूर जो था, अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बड़ी है। इसका मतलब अट्रैक्शन हैज बीन डेवलप्ड, more attraction has been created. So when attraction has been increased, then what will happen? Then the energy will be released. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, here energy is released. तो ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आ गया कि एनर्जी जो है वो बेसिकली रिलीज होती है कब? जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से? फ्रॉम हायर टू लोअर शेल। Now, moving onward towards our next point, and that is the fourth postulate and the last postulate. अब स्टूडेंट ये क्या है? वो कहता है कि electrons are allowed to move or revolve. Electrons are allowed to revolve. Electrons are allowed to revolve in the orbit of in the orbits having fixed angular momentum. तो स्टूडेंट वो कहता है कि बात ये है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जिनके पास एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी।
स्टूडेंट वो फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम क्या था? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू mvr, and that mvr is equal to nh over 2 pi. स्टूडेंट दिस n represents to the number of the shell. इसका मतलब है ये जो n यहां पर मौजूद है ये n नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, इफ आई am present in the first shell or the electron is actually present in the first shell, then n will be 1, and if electron is present in the second shell, then n will be equal to 2. If electron is present in the third shell, then n will be equal to 3. तो स्टूडेंट बात ये है कि जब वो फर्स्ट शेल में होगा तब हमारे पास mvr की क्या वैल्यू बनेगी? h over 2 pi. इसका मतलब जब सेकंड शेल में होगा 2h over 2 pi, यकीनन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट जब हमारे पास वो थर्ड शेल में है 3h over 2 pi, इसका मतलब है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व इन दीज energy levels having the value of the angular momentum equal to h over 2 pi, having value of the angular momentum equal to 2h over 2 pi, having value of angular momentum equal to 3h over 2 pi. So electron will be available in these shells having the angular momentum equal to h over 2 pi, 2h over 2 pi, 3h over 2 pi. So these are the allowed energy levels. These are allowed shells if electron will be present in those shells which have the angular momentum value equal to h over 2 pi, 2h over 2 pi and 3h over 2 pi. So these are the important postulates which we have discussed in our today's lecture. Thank you for watching. Next lecture तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।